प्यारे साथियों, आज इस क्लास में संप्रेषण का थ्योरी क्लास हम बताने जा रहे हैं। आने वाले आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ, अब विभिन्न राज्यों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है या प्रोफेसर की बहाली होती है, या किसी भी राज्य में जैसे बिहार बीट का आने वाला है, झारखंड में जेट आने वाला है। तो इस तरह से परीक्षा जो होती है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। आप अपनी सफलता के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करें। आइए इस क्लास को आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। संप्रेषण होता क्या है? इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। संप्रेषण यह टेलीविजन रखने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि आपके सफलता, आपकी समझ जो है से ज़्यादा विकसित हो। तो देखिए, यहाँ पे टेलीविज़न का एक समय दौर था, दूसरे समय रेडियो का था, बहुत ही प्रचलन था। हर घर में हर जगह रेडियो की आवाज़ गूंज दिखाई देती थी। अब तो जहाँ तहाँ सुनाई पड़ रही है। तो रेडियो का इस तरह दिखा करके आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो चित्र के माध्यम से आपको चुटकियों में आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का अर्थ समझते हैं। किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है, और कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है। कम्युनिकेशन शब्द जो है से यह लैटिन भाषा से निकलकर आया हुआ है। जैसे एटमोलॉजी प्लस कम्युनिसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है कम्युनिकेशन। आपको यह समझ में आ गई होगी। सामान्य अर्थ तो दोनों हम बता दिए हैं। अब संप्रेषण हिंदी में बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहता है? विचारों और जानकारी इत्यादि का विनिमय किसी और तक पहुंचाना, बांटना, चाहे वह लिखित रूप हो या मौखिक रूप हो या सांकेतिक हो, संप्रेषण ही कहलाता है। अर्थात हम पत्र के माध्यम से या इशारा से आपने 15 अगस्त के समय देखे होंगे कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उनको इशारा से वहाँ की चीज़ों के बारे में संकेतित रूप से बतलाया जाता है। महिला के द्वारा एक रहते हैं, वो संकेत करते, कभी उंगली ऐसे कभी हाथ वैसे। तो क्या है, वह भी एक संप्रेषण का मुख्य भाग है। लैटिन के अनुसार क्या कहता है? लिटिल के अनुसार मानव संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी पहले से ही समत प्रतीक के माध्यम से लोगों के बीच पारित की जाती है तथा अवांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य होता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति श्रोता द्वारा दूसरे व्यक्ति श्रोता को कुछ सार्थक संकेत, चिन्हों अथवा प्रतीकों के माध्यम से मनोभाव, तथ्य, सूचना तथा ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण, यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संप्रेषण केवल जानकारी के आदान प्रदान से कुछ अधिक, इसमें जानकारी के आदान प्रदान का प्रयोजन, छिपी हुई भावनाओं का समझना भी आवश्यक है। संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य: सूचना स्वयं को अद्यत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायता होती है। संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य और कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं और सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी है। उसी प्रकार शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए सेकेंड है, शिक्षा और अधिगम किसी न किसी रूप से जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। बिल्कुल, शिक्षा भी व्यक्ति क्या है, जीवन भर ज्ञान हासिल कर सकता है, अधिगम कर सकता है। अर्थात हम ज्ञान जो अर्जित करते हैं वह मरते दम तक अर्जित करते रहते हैं, जीवन पर्यंत चलती रहती है। संप्रेषण भी उसी प्रकार के, सूचना भी है, ठीक है। सूचना जैसे किताबों से हम संप्रेषण लेते हैं, यह भी संप्रेषण है। कम्युनिकेशन किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अनेक चीज़ों से, ठीक है। और बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। संप्रेषण हमें ज्ञान
विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करता है जो कि लोगों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप में भाग लेने के सक्षम बनाता है। बिल्कुल। थर्ड है समूह के सुचारू संचालन। प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों से बेहतर समन्वय स्थापित होता है जो किसी भी समूह को प्रभावी संचालन के लिए प्रोत्साहित करता है। फोर है प्रेरणा या मनोबल। संप्रेषण द्वारा एक संगठन में लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या किया जाना है, यह कितनी अच्छी तरह वे कर रहे हैं, प्रदर्शन में सुधार करने के लिए क्या हो सकता है, विशिष्ट लक्ष्य को स्थापित करना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रगति और प्रतिपुष्टि, वंचित व्यवहार को सुदृढ़ीकरण की दिशा, इन सब बातों के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। 5 है नियंत्रण। संप्रेषण औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर व्यवहार नियंत्रण का कार्य करता है। 6 है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। संप्रेषण समाज के एकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें लोगों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का विकास होता है। बिल्कुल। आपने देखे होंगे कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए संप्रेषण कम्युनिकेशन जरूरी है। यदि नहीं कम्युनिकेशन रहेगा तो होगा क्या कि जितने भी हमारे देश की एजेंसियां हैं उनको देश संभालने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में वहाँ पे आंदोलन हो गया, स्टूडेंटों की आड़ में वहाँ पे आतंकवादी अपना रोटी सेक रहे हैं। तो ये सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को भी जोड़ता है। क्या? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ध्यान रखेंगे इस 6 पॉइंट में यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। संप्रेषण की प्राकृतिक गतिशील प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। संप्रेषण गतिशील होती है। आज यहाँ सूचना गया तो यह सूचना वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से ये क्या है? संप्रेषण गतिशील होती है। प्राकृतिक में उसी प्रकार होता भी है। प्राकृतिक के द्वारा भी सूचना हमें मिलती है। संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। देखिए यहाँ का निज वहाँ, वहाँ का निज वहाँ, वहाँ का निज वहाँ, इस तरह से क्या है? यह प्राकृतिक रूप से गतिशील होती चली जाती है। सेकंड है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव होते हैं। कौन कौन है? श्रवण कौशल है पहला, वादक कौशल है, थर्ड है लेखन कौशल है, 4 है पठन कौशल है। श्रवण कौशल के माध्यम से जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम किसी भी चीज को दूसरे के सामने बेझिझक प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये श्रवण कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर में श्रवण कौशल की क्षमता ज़्यादा होता है वह थोड़े से शब्दों में, थोड़ी ही चीज़ों में वह अधिक ग्रहण कर लेता है। जैसे कुत्ता देखे होंगे श्रवण कौशल की क्षमता ज़्यादा रखता है, वह थोड़ा सा भी आवाज़ सुनेगा तो फटाक से मर उठ जाता है। वादक कौशल, वादक मतलब अंतर वगैरह, ये इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। लेखन की कौशल की क्षमता आपके अंदर में विकसित होना चाहिए। समय समय पर स्कूलों में लेखन की कौशल की जांच होती रहती है, बच्चों की प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसीलिए क्योंकि उनके अंदर में संप्रेषण कौशल की संप्रेषण की विकास हो और निरंतर हमेशा प्रगति, क्योंकि विद्यार्थियों को हर तरह से एजुकेटेड किया जाता है, कौशल की क्षमता बढ़ाई जाती है। वादक से, लेखन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से और बहुत सारे मापदंड हैं संप्रेषण बढ़ाने का। ठीक है। जैसे पठन कौशल, पठन कौशल के अंतर्गत आपने देखा होगा कि एक बच्चा पढ़ता, सब बच्चे क्या करते हैं? सुनते हैं। तो यह संप्रेषण है, यह भी संप्रेषण कौशल बढ़ाने का अच्छी विधि है। थर्ड है सर्वव्यापक और द्विमार्गीय संदेश वहन। 5 है संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलुओं में घटित होती है। बिल्कुल। संप्रेषण हमेशा निश्चित और सदैव संदर्भ में संबंधित होती है। संप्रेषण प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रणाली को सिस्टम और संप्रेषण को कम्युनिकेशन बोला जाता है। इन बिंदुओं को भी आपको नोट कर लेना होगा, क्योंकि यदि आप नोट कर लेते हैं तो आपके अंदर में क्षमता विकसित होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, जिससे आपका मनोबल पढ़ने में आगे बढ़ेगा।
संचार प्रणाली के तत्व। संचार प्रणाली की कौन कौन सा तत्व हैं? जैसे विषय सामग्री, क्या है? विषय सामग्री है। संचार की विधि है और संचार की प्रक्रियाएं। तीन विधियां यहाँ पे हैं संचार प्रणाली के तत्व, ध्यान रखेंगे। विषय सामग्री, किसी विषय के माध्यम से निज में आप देखते होंगे वो हम तक बात पहुंचाते हैं। वह किताब भी हो सकता है या किसी भी जगह पर घटी हुई घटना के माध्यम से हम तक कम्युनिकेशन किया जाता है, संचार पहुंचाई जाती है। जैसे कहीं पे तूफान या कुछ वैसे तत्व की घटना हो जाती है या गाड़ी टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मोबाइल के माध्यम से हमारे तक वह सूचना पहुंचती है। संचार की विधि है, जैसे संचार के बहुत सारे विधियां हैं, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, पत्र पत्रिका। संचार के प्रक्रिया, जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से आती है, कितने रास्ते से तय करके आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश में इसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। फर्स्ट है अंतर्वत, संदेश का प्रेषक से प्राप्तकर्ता एक सटीक रूप में विनियम है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक, संदेश का प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना संदेश पहुंचाने पर प्राप्तकर्ता की भावनात्मक व्याख्या है। थर्ड है सामाजिक निर्माणवादी। फोर है प्रसारण मॉडल। फाइव है प्रणालीगत। सिक्स है आलोचनात्मक पक्ष। उसके बाद है संप्रेषण के मुख्य रूप से तीन मॉडल पेश किया गया है। रेखीय मॉडल, जिसे इंग्लिश में लीनियर मॉडल बोला जाता है। सेकेंड है संवाद मूलक मॉडल, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मॉडल। और थर्ड है कार्य संपादन। जो ये जो टेलीविज़न है ये प्राचीन, मतलब बहुत ही प्राचीन है, अर्थात बहुत ही पुराना है। इसके माध्यम से भी हमें संप्रेषण मिलता था। इसके बाद कलर टीवी आया, ठीक है। कलर टीवी आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर एलसीडी आया, एलसीडी के बाद एलईडी आया। तो इस तरह से हमेशा टेक्नोलॉजी का निरंतर विकास होते चला गया। पहले जो टीवी आती थी वो बहुत वजन होती थी, लेकिन आज क्या हो गया कि एलसीडी के बाद एलईडी आया, जो कि बहुत ही कम वजन में बहुत बड़ा चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सूक्ष्म माइक्रोस्कोप वगैरह आ गया, मतलब माइक्रो चीज़ें आ गए, जैसे मोबाइल वगैरह आ गए हैं। इसके बाद फिर घड़ी में भी टेक्नोलॉजी विकसित होने लग गई है, घड़ियों में भी हमें दिखाई देने लग गया। तो ये संप्रेषण कम्युनिकेशन के मूल्य तत्व हैं। पूछ देगा किस मॉडल को मूल मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो रेखीय मॉडल को मूल मॉडल माना गया है। यह मॉडल संवाद मूल है तथा कार्य संपादन मॉडलों को आधारशिला भी मानी जा सकती है। नए संप्रेषण विद्वानों ने संप्रेषण पर जो काम किया है उसमें वक्ता, संदेश, प्रतिपुष्टि, श्रोता आदि अधिक रूप से सम्मिलित हैं। संप्रेषण की नई तकनीकों जैसे टेलीग्राम, रेडियो के आगमन संप्रसारण से प्रभावित थे। हम यह सब 1949 में सैनन और वीवर द्वारा सुझाए गए मॉडल के भीतर इन तकनीक प्रभावों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो स्टूडियो में बैठा हुआ एक व्यक्ति किसी वहाँ से हमारी कार में श्रवण के लिए रेडियो संदेश भेजता है। जैसे विविध भारती की गाना बहुत प्रचलित थी, विविध भारती स्टेशन एफएम वगैरह, तो इसी बात को यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जैसे आप कार में है, बस में है, तो वहाँ तक गाना जो है विविध भारती के द्वारा पहुँचाई जाती थी रेडियो के, तो वह जो है मौखिक संदेश को कुट करता है। तो आपने यह मॉडल जो था किसके द्वारा पेश किया गया था, सैनन और वीवर के द्वारा यह पुष्टि की गई थी। सामान्य प्रणाली सिद्धांत, इसका प्रयोग जटिल प्रणालियों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहाँ नोट कर लेंगे सैनन और वीवर जो थे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्हीं का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसके बाद यह सिद्धांत स्वयं विभिन्न तत्वों का संग्रह है जो एक साथ मिलकर एकजुट इकाई बनाते हैं। सामान्य प्रणाली सिद्धांत प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है। बिल्कुल सामान्य प्रणाली सिद्धांत जो है यह हर क्षेत्र में
यदि नहीं रहेगा, यदि आज मंगल ग्रह पर लोग गए हैं, चांद पर गए हैं, तो इसी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही गए हैं, कोई दूसरा उपाय नहीं था। नहीं तो वहाँ जाना, बहुत सारे कम्युनिकेशन के नेट भी आजकल के समय में बहुत योगदान निभा रहा है, आने वाले समय में और विकसित हो जाएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन का आधार ही है, इस सिद्धांत है, इस निरंतर है, ठीक है, पृथ्वी को, यहाँ के मानव को विकसित करना, गोलापन या सेकुलरिटी, उसे सिद्धांत का नाम, जो पुनरावृत्ति संचार के पैटर्न विकसित करता है। पुनरावृत्ति पैटर्न इसके बदले में उसे प्रणाली की संचार प्रक्रिया का संरचना करते हैं। यहाँ पे सामान्य प्रणाली सिद्धांत एक चक्रीय मॉडल पर आधारित ध्यान केंद्रित करता है, जिसे सिस्टम स्वयं अस्थायी होते हैं। यहाँ सिस्टम संचार बनाता है और संचार जो है से बदले में सिस्टम को बनाए रखता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपने जीवन काल में 1863 से 1931 के मध्य प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद को विकसित करने का श्रेष्ठ कार्य किया। उनके व्याख्यानों का संग्रह माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को वर्ष 1934 में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सब जो बुकें हैं किनके द्वारा है, इन चीज़ों को भी जिक्र करता है, ठीक है, तो आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। रेखीय मॉडल, रेखीय मॉडल सरल तथा एक दिशात्मक होते हैं। यह सब संप्रेषण केवल एक ही दिशा में जाता है। यहाँ एक व्यक्ति प्रेषक या प्राप्तकर्ता हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। अर्थात रेखीय मॉडल में यहाँ पे बात कर रहा है कि एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। यह नोट कर लेंगे, कौन नहीं हो सकता है। जैसे संप्रेषण अधिक गतिशील है, इसलिए समय अनुसार अन्य मॉडलें क्या हो जाते हैं, उभर कर सामने आए हैं। बिल्कुल, संप्रेषण अधिक गतिशील क्यों है? कम्युनिकेशन हम हर समय क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है से निरंतर जो है से बदलाव लाते रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। कभी मोबाइल आया, मोबाइल से छोटे छोटे और टेक्नोलॉजी आ जाएंगे आने वाला समय में। ऐसे इसीलिए कहा गया है कि यह जो है से गतिशील है संप्रेषण। ध्यान रखें, कभी भी पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि संप्रेषण गतिशील है कि नहीं है, तो वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको लगाना है। अरस्तु मॉडल सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि संप्रेषण मॉडल में अरस्तु का क्या रोल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक क्षेत्र के वैज्ञानिक नहीं थे अरस्तु, यह बहुत ही अनेक क्षेत्रों में अपना मत और अनेक क्षेत्रों को इन्होंने विवेचन भी किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्री में भी अरस्तु का नाम वहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इस ख्याल से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बुनियादी देखें, मॉडल कई सदियों पहले अरस्तु द्वारा सुझाया गया था। इसमें 3 संप्रेषण तत्व सम्मिलित हैं, वक्ता, विषय और दर्शक या श्रोता। यहाँ वक्ता का मुख्य कर्तव्य श्रोताओं को प्रभावित करना होता है। बिल्कुल देखे होंगे, कोई भी गायक आता है तो श्रोताओं को अपने और अट्रैक्टिव करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि जितना से जितना भीड़ लगे। यदि दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि नेता के द्वारा ऐसे ऐसे चीज़ों को रखी जाती है भीड़ में, जिससे ज़्यादा लोग आते हैं। थर्ड है कि आप देखे होंगे कि वोट बैंक के लिए लोग हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, ताकि उनकी भीड़ जो है से ज़्यादा लगे, किसकी, राजनेताओं की। तो ये भी एक संप्रेषण का माध्यम है। यूं कहें तो प्रोत्साहित करना या अनुनयन करना होता है। प्रेरक संप्रेषण को पूरी कला को परिभाषित करने के लिए अरस्तु ने अनुनयन के उपलब्ध साधनों का शोध किया है। अरस्तु के संचार मॉडल को वाक्य पटुता देख लीजिए, या वक्र पटुता या अलंकारिक मॉडल भी कहा जाता है। 3 रूप है, लेकिन तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, एक ही है। लेसवेल मॉडल एक वैज्ञानिक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इस मॉडल ने राजनीतिक संचार प्रचार की जांच में सहायता की। इसमें प्रारंभिक सामाजिक शोध के कुछ मॉडल भी सम्मिलित हैं। संचार प्रक्रिया, यह मॉडल
मूलतः 5 प्रश्न पूछकर एक तरफा संचार का विश्लेषण करने के लिए एक बुनियादी ढांचा है। किसने क्या कहा, किस माध्यम से कहा, किससे कहा, किस प्रभाव से कहा। इन्होंने 5 बुनियादी मॉडल दिए। किसने? लेसवेल मॉडल के द्वारा। ठीक है, पूछेगा लेसवेल के मॉडल के द्वारा कितना दिया गया है, तो आपको टिक लगाना है 5। कौन कौन, ये भी आप रट लेंगे। किसने क्या कहा, किसके माध्यम से कहा, किससे कहा, किस प्रभाव से कहा, तो आपको रट लेना है। शैनन बीवर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जिक्र पहले भी हमने किया था। ये भी एक वैज्ञानिक है संप्रेषण के सिद्धांत का। शोनन और बीवर मॉडल ने वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में संचार प्रणाली का एक दृश्य मॉडल प्रदान किया, जिसे लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। संचार का गणितीय मॉडल कहा जाता है। आपने मास कम्युनिकेशन जरूर पढ़ा होगा, इसी के अंतर्गत ये सब बातें उभर करके आ रही है। सूचना स्रोत, जहां से कोई संदेश उत्पन्न होता है। सेकंड है ट्रांसमीटर, जो हस्तांतरित करने वाला है। रेडियो में ट्रांसमीटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ट्रांसमीटर यदि नहीं रहेगा तो चुंबकीय को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय में बदलने का कार्य ट्रांसमीटर करता है। खींचने का काम, बहुत सारा प्रयोग होता है, बहुत तरह के ट्रांसमीटर होते हैं। हस्तांतरित करता है, तो ये ट्रांसमीटर का बहुत बड़ा योगदान होता है हर क्षेत्र में, जो संदेश को संकेत में कूटबद्ध करता है। थर्ड है संकेत, एक चैनल जिसके लिए सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए अनुकूलित होते हैं, यह संकेत। 4 है प्राप्तकर्ता, कूटबद्ध संदेश का कूटा अनुवाद करता है या अर्थ ज्ञात करता है। 5 है गंतव्य, संदेश वास्तव में गंतव्य के लिए होते हैं, बिल्कुल, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए होते हैं। प्रसिद्ध संकेतों को प्राप्तकर्ता द्वारा कूटानुवाद किया जाता है, फिर उसे गंतव्य पर भेजा जाता है। प्रसिद्ध जो होता है यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है, संकेतों को। तो यह ध्यान रखेंगे कि एक जगह पे दूसरे जगह गंतव्य के लिए भेजा जाता है। 6 है शोर, यह किसी भी रूप से हो सकता है। यह तब होता है जब संदेश संचार चैनल से गुजर रहा हो। यह मूल रूप से संचार प्रक्रिया को विचलित करता है। यह स्थिर तकनीक या भौतिक हो सकता है। शाब्दिक, मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। यह मूल रूप से संचार प्रक्रिया को विचलित करता है। कौन? शोर। शैनन और वीवर ने निम्न 3 स्तर भी बताए हैं: संकेत, शब्दार्थ, प्रभावपूर्ण। संकेत को इंग्लिश में सिग्नल बोला जाता है, सेमेनेटिक। प्रभावपूर्ण को इफेक्टिव बोला गया है। यह भी इंग्लिश के शब्द को आप ध्यान रखेंगे। एक महान वैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम विल्बर श्राम है। इनका मॉडल का अध्ययन करते हैं, जो कि संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं। 1954 में संचार के मॉडल का प्रस्ताव रखा गया। श्राम मॉडल ने यह समझने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्तियों, निगमों और अन्य लोगों के बीच में अर्थ कैसे हस्तांतरित किया जाता है, और फीडबैक लूप की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। किनके द्वारा? तो श्राम मॉडल के द्वारा किया गया। जैसा कि यह चित्र में आप देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर में अनुभव क्षेत्र है और यहाँ पे स्रोत है, कूट लेखक है, संकेत है, कूटवाचक और गंतव्य है, फिर ऊपर में अनुभव क्षेत्र। तो यह मॉडल विल्बर श्राम के द्वारा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लगा लेंगे। उसी प्रकार इस मॉडल के अनुसार कूटन और कूट अनुवाद एक प्रभावी संचार 2 आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जिनके बिना 2 व्यक्तियों के बीच सूचना का प्रभाव कभी नहीं हो सकता। अधिक संचारक और गंतव्य में कुछ समान है तो संदेश को सही ढंग से समझा जा सकेगा। इस मॉडल में अनुभव का सामान्य क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है। इस मॉडल में संकेत अर्थात सिग्नल, स्रोत और गंतव्य दोनों स्थिति के लिए सामान्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मॉडल। श्राम ने वर्ष 1964 में अपने संचार मॉडल में अनुभव के क्षेत्र में भूमिका के बारे में बात किए हैं। किनके द्वारा? तो श्राम के द्वारा। सेकेंड वैज्ञानिक है ऑसगुड संकमम। इन्होंने भी एक मॉडल का प्रतिपादन किए हैं। यह मॉडल प्रेषक और रिसीवर के बीच का संपर्क बताता है।
अंतर, ठीक है। संप्रेषण की सामान्य और पारस्परिक रूप से पड़ताल करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति को संदेश के कुटक और कुट अनुवाद के रूप में देखता है। यह मॉडल व्यक्तिगत समकालिक संप्रेषण को समझने के लिए और जांच करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास है, जहां प्रतिपुष्टि की प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि प्रतिपुष्टि क्रिया तत्काल है। शोर की वार्तालाप के समय काल में निरंतर स्पष्टीकरण के माध्यम से काम किया जाता है। सेकंड है यहाँ पे इनका मॉडल, जैसे कि ऊपर में संदेश दिया हुआ है, ठीक है। संदेश के रूप में यहाँ कुटक, लेखक, अनुवाद और कुटवाचक, इधर भी उसी तरह है, अनुवाद, कुटवाचक और बीच में संदेश को यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक का प्रतिपादन करने का मुख्य था कि संप्रेषण को अच्छी तरह से समझाना। थर्ड है लिगस मॉडल, ये भी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी एक प्रतिपादन किए हैं संप्रेषण से रिलेटेड। तो लिगस ने वर्ष 1963 में, कब 1963 में इस अग्रेसिव संचार मॉडल को प्रस्तुत किया। लिगस का ध्यान विस्तार शिक्षा पर काफ़ी सीमा तक रहा। उनके अनुसार विस्तार शिक्षा का ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विस्तार प्रक्रियाओं उन सिद्धांतों और सामग्री पर निर्भर रहता है जिसका उपयोग वह स्वैच्छिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचार प्रणाली संश्लेषित करता है। उसे संवाद करना, दोहराना, प्रेरित करना आदि प्रक्रियाओं में अपने प्रयास निरंतर रूप से जारी रखने पड़ते हैं। वह भी उसे सीमा तक, जब तक प्राप्तकर्ता की और सेवांछित प्रतिक्रिया न आ जाए। लिगस मॉडल के अंतर्गत मुख्य 5 अवयव रखे गए हैं। कौन कौन है? संप्रेषक है, संदेश या सामग्री, संचार के चैनल है, संदेश का उपचार है, पंचमा दर्शक है, छठा दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हैं। ये हैं मॉडल, किनके द्वारा? तो लिगस मॉडल के द्वारा। जन मीडिया, मास कम्युनिकेशन, पर्स नाम करके एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो मीडिया प्रभाव शोधकर्ता इस तथ्य का अध्ययन करते हैं कि व्यक्तियों और समाज का जन मीडिया के प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा और बढ़ाया जाए या काम किया जाए। बिल्कुल आपने देखा होगा कि 3G, उसके बाद पहले, इससे पहले 2G था। तो हमारे जियो के जो मालिक थे उन्होंने हर जगह 4G का क्या किया, केवल बिछा दिए। उसके बाद 5G आ गया। इस तरह से हमेशा प्रभाव में हमेशा बढ़ाया गया, नियंत्रित किया गया अनेक चीज़ों, जैसे मीडिया, मनोविज्ञान, संप्रेषण सिद्धांत, समाजशास्त्र, मीडिया प्रभाव, मीडिया संस्कृति आदि जन मीडिया से संबंधित है। इनका व्यक्तिगत या दर्शकों के विचार दृष्टिकोण व्यापक प्रभाव पड़ता है। 20वीं शताब्दी से 1930 के दशक तक प्रारंभ के वर्षों में जन मीडिया एक प्रतिरूप शक्ति के रूप में उभरा। शक्तिशाली मीडिया प्रभाव सिद्धांत की मूल धारणा थी। दर्शक निष्क्रिय और सजातीय थे। यह धारणा अनुभवजन्य साक्ष्य पर नहीं बल्कि मानव स्वभाव की मान्यताओं पर आधारित थी। ये 1930 की बात है। जनसंचार के समाज शास्त्रीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक, ठीक है। क्या है सिद्धांत, इसे आपको पकड़ना है। संचार सिद्धांत के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विश्वास आदि के बीच एक निष्क्रिय संबंध विद्यमान होता है। किसके किसके बीच में? सामाजिक मूल्य, सामाजिक विश्वास और विचार के बीच में। उत्कर्ष और संवर्धन सिद्धांत, यह एक सिद्धांत है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने कलर करने से मिस्टेक कर दिया हूँ। उत्कर्ष एवं संवर्धन सिद्धांत दिए किनके द्वारा? तो उनका नाम है जॉर्ज गेबर्नर, 1967 द्वारा विकसित किया गया था। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मास मीडिया अर्थात मास कम्युनिकेशन में प्रमुख प्रतीकों की छवियों और संदेशों की अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रमुख छवि पैटर्न को खेती कहा जाता है। मास मीडिया के शक्तिशाली प्रभाव समाज के लिए सांचे का कार्य करता है, अर्थात सांचे का कार्य करता है। VVI कार्य वाली स्थिति सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को
मैक्सवेल और मैककॉम्बक्स और डोनाल्ड एल शाह द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित किया गया। यह सिद्धांत चुनावों के समय मतदान के बारे में केंद्रित मीडिया के लोगों को क्या सोचना चाहिए बताने में अधिक सफल हुआ है। किसके द्वारा? कार्यवैली सिद्धांत के द्वारा। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब सिद्धांत, इसे आप सभी लोग भूलेंगे नहीं। इन सिद्धांतों को क्लास लंबी होगी लेकिन आपका जीवन का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।